बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मसूद रजा। पीआईए मुलाजमीन की हड़ताल और उनका एहतजाज बदस्तूर जारी है, मगर जुज़वी तौर पर फ्लाइट ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। मुतादिद परवाजें हैं जो जद्दा से आज़मीन उम्रा को लेकर वापस आई हैं और कुछ को लेकर गई हैं, तो ये एक अच्छा साइन है कि अब कहीं जाकर कुछ नरमी और कुछ लचक महसूस हो रही है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी भी अब मुज़ाकरात के लिए तैयार नजर आती है, मगर लगता यह है कि शायद हुकूमत की तरफ से अभी मुज़ाकरात में कुछ वक्त लिया जाए, क्योंकि जितना ये मामला प्रोलॉन्ग होगा उतने ही टेबल पे बैठ के बात करना शायद हुकूमत के लिए आसान हो। दूसरी तरफ तमाम सियासी जमातें, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो MKM हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, वो पीआईए की निष्कारी के बदस्तूर खिलाफ हैं, लेकिन इस बात की हिमायत करती हैं कि बैठकर बातचीत कर ली जाए। इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन आज एक और मामला ऐसा है जिस पर मैं कुछ थोड़ी सी बात जरूर करना चाहता हूं। एक ऐसी चीज आज पाकिस्तान में हुई जिसने यकीनी तौर पर हमारे माशरे को, सोचने समझने वाले लोगों को और जो इसकी शिद्दत को महसूस कर सकते हैं उनको दहला के रख दिया होगा। आज खैरपुर में एक मज़ार, बुजुर्ग का मज़ार, दरगाह थी, नौदिल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। गुज़िश्ता शब उनके मज़ार पर कुछ लोग पहुंचे, कब्र को खोदा और वहां से लाश को निकालकर, मैयत को निकालकर अपने साथ ले गए और मज़ार को मुनहदम कर दिया। ये 350 साल पुराना मज़ार था। हम जिस सरजमीन पर आबाद हैं ये औलिया अल्लाह की ज़मीन है। यहाँ पर इस्लाम फैलाया उन औलिया अल्लाह ने जो हिजरत करके आए अरब से, मुख्तलिफ इलाकों से, और यहाँ पर अमन का दर्ज दिया। इस सरजमीन पर ऐसा वाक़या एक बहुत ही चौंका देने वाला और बहुत अलार्मिंग वाक़या है, क्योंकि अरब में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, शिद्दत पसंद तंजीमें वहाँ पर एक्टिव हैं और यहाँ पर भी इस तरह का वाक़या होना बहुत तशवीश की बात है। बहरहाल आने वाले किसी दिन यकीनी तौर पर इस पर तफसील से बात करेंगे। आज पीआईए के मामले पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ निहाल हाशमी साहब, सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आसिफ हसनैन साहब MKM से, और अली मोहम्मद खान साहब PTI से, और नफीसा शाह साहिबा भी हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगी। जहां पर पीआईए की निष्कारी का मामला है, वहीं एक और मामला है कि इमरान खान साहब भी ज्यादा मुतहरिक हो गए हैं और उन्होंने मजीद 5 मुतालबात पेश कर दिए हैं, और इससे पहले भी वो मुतालबात पेश करते रहे। एक छोटी सी रिपोर्ट देखें कि पहले जो वो मुतालबात करते रहे हैं वो मुतालबात क्या थे, उनका क्या बना, और अब जो मुतालबात हैं वो क्या हैं। रिपोर्ट आगे चल के मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। मेहमानों की तरफ चलता हूं, कुछ टेक्निकल मसला है, रिपोर्ट आपको नहीं दिखा सकता। निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, क्या स्टेटस क्या है? मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, मुज़ाकरात नहीं होंगे, निष्कारी के अमल पर बातचीत होगी, या निष्कारी का फैसला ही हतमी फैसला है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसूद, जब हमारी हुकूमत आई तो पीआईए के पास फ़कत 16 जहाज थे और हमारी हुकूमत ने एक प्लान किया कि पीआईए को बेहतर किया जाए। जब हमारी हुकूमत आई तो उस वक्त फ्लाइट्स अक्सर कैंसिल हो जाया करते थे, अक्सर डिले हो जाया करते थे। जवाब ये था कि पैसे नहीं स्पेयर पार्ट्स खरीदने का। जब डिले हो जाया करता था तो ये जवाब था कि हमारे पास एयरक्राफ्ट भी जिससे उड़ाया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 2.5 सालों में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने इसको ओवरकम किया और आज हमारे पास लगभग 40 जहाज हैं, जदीद जहाज लेके आए। आज टाइम पे जहाज है, डिले नहीं हो रहा। आज स्पेयर पार्ट्स खरीदने के लिए पैसे भी हैं। आज नए रूट्स को भी दरियाफ्त किया जा रहा है। आज इसकी लोगों को भी लाके लगाया गया। इसी तरह से माजी में लोगों को भर्ती तो जरूर किया गया, मगर उनकी जो सैलरी स्केल थी वो वहीं पे थी, उनकी अपग्रेडेशन नहीं हुई। उनकी जो टेक्निकल नोहाउ थी, उनको जो सर्विस स्ट्रक्चर था वो बेहतर नहीं किया गया। मैं बताते खुद उस तकरीब में मौजूद था जिसमें CBA ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया, अप्रूव हुआ, साइन हुआ, और जिन मजदूरों को 25-26 हजार रुपया मिलता था उन्हें 100% बढ़ाया गया और उनसे आज में 50,000 हो गई। इस वक्त क्या स्टेटस है? इस वक्त क्या स्टेटस है? क्या बातचीत करेंगे पीआईए मुलाजमीन से? इस वक्त स्टेटस ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो मुंतखब CBA थी उनसे मिले, एक बार नहीं 12 मिलते रहे। हमारे जो कंसर्न जिम्मेदारान थे वो भी मिलते रहे, और क्यों ना मिले, हमारे अपने लोग हैं, हमें मिलना है, उनकी बात सुनते रहे। और प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कहा कि हम पीआईए की स्ट्रक्चरिंग को बेहतर कर रहे हैं
اور ہم کسی کو اپنے روزگار سے بے دخل نہیں کریں. گارنٹی, سوورن گارنٹی پرائم منسٹر نے دیا. آل آف سڈن ایک ویو چلا, ایک نئی کمیٹی بنا دی گئی, اور جو کمیٹی بنائی, دیکھیں پی آئی کا اپنے ایک سمجھنے والی بات ہے, ایسوسیشن جو ہے وہ اسٹرائک کال نہیں کر سکتی. اسٹرائک کال کرنے کے لیے صرف سی بی اے مجاز ہے, اور این آئی آر سی کے تحت سی بی اے پہلے ان ایڈوانس نوٹس دے گی ادارے کو کہ ہم اسٹرائک کرنے جا رہے ہیں. اس کا جواب نہیں مل رہا. سی بی اے کی نوٹس کیا ایک سو کال, جب ہم بات کر رہے ہیں, کیا آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اب بات چیت نہیں ہوگی, جو فیصلہ ہو گیا تھا ویسے ہی رہے گا؟ نہیں, کس ایشو پہ بات کیا جائے؟ ہم نے تو ساری ایشورنس دے دی تھی کہ آپ کو برخاست نہیں کیا جائے گا, آپ کو اپگریڈیشن کیا جائے گا, آپ کی سیلری انہانس کی جائے گی, فیسلٹی. آل آف سڈن انہوں نے پورے پاکستان کے پہیے کو جام کر دیا جہازوں کے. ریٹرن میں ہوتے رہ گئے, عمرہ زائرین ہوتے رہ گئے, جو لوگ یہاں سے ملازمتوں سے آئے تھے پاکستان چھٹی منانے کے لیے, جو طالب علم سب پھنس کے رہ گئے. مذاکرات کس بات پہ؟ گورنمنٹ نے تو کچھ نہیں کیا. پہلے جہاز کو اڑایا جائے. سوال کیا ہے کہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اعتماد نہیں ہونا چاہیے, وہ گارنٹی چاہتے ہیں, آپ زبانی کلام کی گارنٹی. اور جو لوگ اپنے روزگار پہ جانا چاہتے ہیں ان کو روزگار پہ جانے دیا جائے. جو ہڑتال کرنا چاہتے ہیں بھلے شوق سے کریں. گورنمنٹ تو بارہا کہہ رہی ہے کہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں, گارنٹی دیتے ہیں, ہمیں فخر ہے اپنے پی آئی اے کے ملازمین پہ, ان لوگوں پہ جو آگے بڑھنے میں ہڑتال اپنی خوشی سے کریں, آپ کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ نے تو ایکٹ لگایا ہوا ہے, لازمی سروسز ایکٹ آپ نے لگایا ہوا ہے, کیسے لوگ ہڑتال کریں؟ آپ کہہ رہے ہیں ہڑتال کریں. میں آپ سے سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہر طرح کی گارنٹی دے دی گئی. نہال صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہر طرح کی گارنٹی دے دی گئی, کیا یہ گارنٹی کہیں ریٹرن میں ہے؟ جو ایگریمنٹ ہوگا جس کو یہ 26% حصص بیچے جائیں گے, اس سے یہ کوئی ریٹرن میں یہ کوئی گارنٹی لی جائے گی, یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے؟ وربلی تو ابھی تو حصص دینے کی اور لینے کی بات ہی نہیں, ابھی تو عمل ہی نہیں شروع ہے. ہم اگر پی آئی اے کے نیشکاری جو ایک اسٹریٹجک پارٹنر لانا چاہتے تھے, اس کے لیے تو ہم نے پہلی کہا تھا ٹھیک ہے ہم 6 مہینے ٹائم دیں گے, ہم اس سے بھی زیادہ بڑھا دیں گے. نوکری تو ان کی آلریڈی گارنٹیڈ ہے. نوکری کون نکال رہا ہے, کون کم کر رہا ہے؟ وہ اعتبار نہیں کر رہے, آپ پر اعتبار نہیں. جواز کیا پیدا ہوتا ہے اس کے اعتبار کو ختم کرنے کے لیے یرغمال بنا کے ایک ایسے شخص نے جو کہ الیکشن ہار گئے پالپا کے, انہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی. کس کے ایما پہ بنایا گیا اور کیوں گراؤنڈ کیا گیا؟ اس سے پہلے بھی اسٹرائک کا طریقہ کار تھا, گو سلو تھا. آج پاکستان کے جہاز سوال میرا بالکل اس کے کرایہ جو بھرا جا رہا ہے وہ ہمارے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے سے بھرا جا رہا ہے. مذاکرات کس بات ہے؟ مذاکرات کس بات کی؟ میرا سوال کیا گورنمنٹ یا ادارہ تنخواہ نہیں دے رہی ہے؟ تنخواہ دی جا رہی ہے, فیسلٹی. سر مستقبل, ان کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گارنٹی دی جائے کہ ایسا نہیں ہوگا. مستقبل محفوظ ہے ان کا, کوئی مستقبل کے داؤ پہ نہیں لگا ہوا ہے. بات تو مستقبل تو ہمارا غیر محفوظ کر دیا, زائرین کا کر دیا, مسافروں کے سامان پھنسے ان کا کر دیا. جب گارنٹی دی جا رہی ہے, کوئی شو کاز نوٹس کسی کو دیا گیا کہ آپ کو 44 لوگوں کو, بلکہ زیادہ لوگوں کو دیا گیا, 78 لوگوں کو شو کاز, اور چیزیں ان کی تنخواہیں بڑھائی گئی, ان کی 78 ملازمین کو شو کاز جاری کیے جا چکے. کہیں پر بھی نہیں کہا گیا کہ ہم نجکاری کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اگر یہ ایئر لائن اپنے پیر پہ کھڑی ہو جائے تو 6 مہینہ سے بھی آگے ہم ایکسٹینڈ کر دیں گے اور چلا کے دکھائیں. اور ہمیں امید تھی کہ چلا کے دکھائیں گے, مگر ایک سازش. اچھا سازش ہے. علی محمد کے خلاف, مزدوروں کے خلاف, زائرین کے خلاف, مسافروں کے خلاف. علی محمد صاحب, یہ سازش کو روک دیا. کیا یہ سازش ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اگر اعتماد میں لے سکتی اور لے لیتی تو یہ معاملات نہیں ہوتے, یا یہ واقعی کوئی سازش ہے, حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور سیاسی جماعتیں بھی اس کا حصہ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. مسعود رضا صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے جو ابتدائیہ کیا ہے نا, میں اسی سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر حکومت وقت اس کو پراپر طریقے سے پارلیمان میں لے کے آتی اور اس کو ڈیبیٹ کراتی, ڈسکشن ہوتی, تو کچھ باتیں حکومت کی سنی جاتی, کچھ اپوزیشن کی سنی جاتی, اور وہاں پہ جو پیلپا ہے, جو پی آئی اے کے ملازمین ہیں, ان کی تنظیموں سے بھی بات ہوتی رہتی, تو اس سے یہ ہوتا کہ ایک نتیجہ نکل کے آتا. اب ہوا یہ ہے کہ حکومت نے ہیسٹ میں کچھ ڈیسیجن لے لی ہے, اور اب جو نیگوسیشن کا کام تھا وہ پہلے کرنا تھا, وہ اب دوبارہ, اور پھر اوپر میں ایسنشل سروسز ایکٹ لا کے ان کو جو ہے ایک طرح سے سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے.
मैं समझता हूँ पूरा जो इशू है मसूद साहब वो मिस हैंडल हुआ है बहुत ज्यादा। देखें, उसूली तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले जी। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो मियां साहब ने फरमाया था कि वो चाहते हैं कि PIA रिवाइव हो, और उसमें उन्होंने एक सजेशन भी दी थी कि जो होटल है अमेरिका में रूजवेल्ट, उसको बेच के इसका जो खसारा है वो निकाल दिया जाए और उसको रिवाइव कर दिया जाए। तो अब ये जो जिस तरीके से आगे बढ़ने जा रहे हैं, जो खदशात हैं कि IMF के शायद कहने पे सारा कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीजें ना होती अगर इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली जल्दबाजी में अगर ना किया जाता। आपके कहने का मतलब ये है जी, जल्दबाजी में ना किया जाता। ठीक ठीक है। आसिफ हसनैन साहब, क्या आपके पास भी यही तासुर मौजूद है कि हुकूमत जल्दबाजी में अगर ये काम ना करती तो शायद मामला खराब ना होते, फ्लाइट ऑपरेशन भी ना रुकता और मामला सही तरीके से हल हो जाते? आसिफ हसनैन साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी जी। यहाँ अली मोहम्मद खान साहब फरमाते हैं कि शायद जल्दबाजी में, IMF के दबाव के तहत जल्दबाजी में हुकूमत ने इकदाम उठाए PIA की निष्कारी के, लिहाजा मामला खराब हैं। और निहाल हाशमी साहब कहते हैं कि पॉलिटिकल, नवाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि सियासत हो रही है इस मामले पर और पॉलिटिकल पार्टीज भी इस मामले को खराब कर रही हैं। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाह रजा, सबसे पहले तो निहाल हाशमी साहब जो जज्बात अभी दिखा रहे थे, तो जमहूरियत में भला इंसान बड़ा कॉन्फिडेंट होता है और बड़ा तामुल मिजाज होता है। जब आप कोई मॉब हो, एहतजाज हो, किसी की रिजर्वेशन हो, उसको सुनता है तामुल से और कोई रास्ता निकालता है। मैं पहली दफा देख रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर भी तड़ियां लगा रहे हैं, पहली दफा देख रहा हूँ कि वजीर इत्तलात भी तड़ियां लगा रहे हैं, मुशाहिदुल्लाह भी तड़ियां लगा रहे हैं, निहाल हाशमी भी तड़ियां, जो आ रहा है वो आने के बाद तड़ियां लगा रहे हैं सिर्फ कि भाई हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, तुम्हें लटका देंगे, तुम्हारी ऐसी की तेज। ये कौन सा लहजा है जमहूरियत पसंद लोगों का जो हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये जब आते हैं और दो ताई अक्सरियत लेते हैं, इनका रवैया सेम यही होता है, बाजी से सबका से निकलते आगे। दूसरी बात ये कि देखें, जब आपने ज्वाइंट एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात किए और उन मुज़ाकरात में उन्होंने आपको 4 नुकात दिए, तो जुबैर साहब ने कहा कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से जो है अप्रूवल ले लूं, इसमें से सिर्फ एक जो जुडिशियल कमीशन वाला मसला है वालाकातों का, उस पर जो है मुझे लेनी है, बाकी जो आपके 3 पॉइंट्स हैं वो तो कोई मसला ही नहीं है। जिसमें ये था कि जी 1 साल के लिए इसको आगे बढ़ा दें, अगर 1 साल में हम इसका हल नहीं निकाल सकेंगे मुलाजमीन मिलकर और मैनेजमेंट मिलकर, तो फिर आप जो चाहें इसका डिसीजन करें, दीगर बाकी 2 मुतालबात इनके थे। लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत ने सीरियस लेने के बजाय वही इन्होंने जो है वो मैसेज दिया कि हम जो आज भी प्राइम मिनिस्टर ने आपके मुताबिक तड़ियां लगाई जा रही हैं। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। निहाल हाशमी साहब भी मौजूद हैं, अली मोहम्मद साहब भी मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और यहाँ ये बात छोड़े जाता हूँ, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से एक तरफ हैं जिन्होंने 2013 के इंतखाबात में 22.5 मिलियन वोट हासिल किए और मुस्लिम लीग नून के जो टोटल वोट थे वो 14.8 मिलियन वोट थे। तो अगर अक्सरियत और जमहूरियत की बात की जाए तो फिर क्या फैसला होना चाहिए? बात एक ब्रेक के बाद। मुफ्त तब्दीली की गारंटी, पेशेंट डिस्चार्ज, बैटरी फुल चार्ज।
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले बात हुई कि हुकूमत शायद जल्दी में है, इसलिए इस मामले को इस तरह से टैकल नहीं किया गया था कि हड़ताल ना होती और फ्लाइट ऑपरेशन नहीं रुकता। दूसरी बात हसनैन साहब ने कही कि हुकूमत तड़ियां लगा रही है, बात नहीं कर रही, बात जिस तरह से करनी चाहिए जमहूरियत में उस तरह से बात नहीं हो रही। निहाल हाशमी साहब, क्या वाकई ऐसा है? लगता भी है कि बयानात आपकी तरफ से बड़े शोला बयान किस्म के बयानात हैं आपके, फिर 4 मुलाजमीन पीआईए के वो गायब हो गए, 4-5 दिन के बाद वो मिले और उनको भी ये धमकियां दी गई कि इस हड़ताल से और इस एहतजाज से दस्तबरदार हो जाओ। तो ये किस तरह से टैकल कर रहे हैं आप लोग? मसूद भाई, तड़ियां लगाने का तो शोभा आसिफ भाई के पास है, वो लोग तड़ियां लगाते हैं, हम तो हम्बल से लोग हैं। मैं आपसे एक लाइटर मूड में कह रहा था ये बात, आसिफ भाई बुरा ना माने, मैं आपको एक बड़े संजीदगी से कह रहा हूं। मसूद भाई, आप ये प्रोग्राम में आने से पहले क्या नीचकारी कमीशन या फाइनेंस मिनिस्ट्री गए थे? आपने इस फाइल को देखा कि किस स्टेज तक का है? बिल्कुल, आप प्लीज, बिल्कुल जो सारे दोस्त अभी इस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज जाकर के देखें कि क्या निचकारी कैसे होती है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन क्या कर रही है, किस स्टेज पे बात है, कौन से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, कौन से ऑडिटर्स हैं, कौन से असेसमेंट वाले लोग हैं, कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबसे पहले तो वो चीज देखें। दूसरी बात, ठीक, इससे पहले जितने भी हुकूमतें आई, इवन पीटीआई में भी है कि वो पीआईए को निचकारी की तरफ ले जाएंगे और तमाम गैर मुनाफा बख्श इदारे को मुनाफा बख्श बनाएंगे। पीपल्स पार्टी ने भी अपने मंशूर में रखा और इसी वजह से नवेद कमर साहब भी उनके चेयरमैन थे निचकारी कमीशन। सवाल ये नहीं है, और जनाब मांडीवाला साहब भी आप निचकारी करें, आप कोई और तरीका इख्तियार करें, ना हम जल्दी बेहतर बनाएं, इसकी मिल को बेहतर बनाएं, तमाम इदारों को बेहतर बनाएं। सवाल ये है निचकारी करिए, मुद्दा ये है कि खुदारा उनके साथ भी थोड़ा सा आप रहम फरमाए। जिन लोगों के सामान आज भी जहाज के अंदर पड़े हुए हैं, खुदारा वो सामान अगर फंसा हुआ है तो सर इसमें जहां पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी बेबस लोगों का भी सोचे, जो उसमें उनका किरदार है, वहां पर हुकूमत का भी किरदार है ना। हम तो ये बात कर रहे हैं, इंतजार करें उनकी गलतियां क्या है। निहाल साहब, हम बात ये कर रहे हैं, सिंपल सा मसला है कि जहाज उड़ाएं, दूसरी तरफ लेके हम भी पाकिस्तान में, आप भी पाकिस्तान में, आप भी अदालत, और कहीं पर भी जुबैर साहब ने ये सब बातें नहीं की थी। वन पॉइंट है, आप हड़ताल को खत्म करें और इनको हड़ताल कॉल करने का कोई इखलाकी कानूनी जवाब नहीं है। जो जायका है जैकपा, उसके पास लीगल मैंडेट नहीं है। पाल्पा के प्रेसिडेंट आमिर हाशमी साहब ने अपने जिम्मेदारी को महसूस किया, बड़ा पॉजिटिव अप्रोच रखा और वो आए और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। जो साहब या जैकपा को हेड कर रहे, वो इलेक्टेड नहीं है। बात ये ना, पाकिस्तान के बड़े इदारों में जो खड़ा हो वो उसके पास मैं कमेटी हूं और मैं जहाज जवाब दूंगा, ऐसे रियासत हम कोई गलती नहीं है। और जहां तक उन्होंने कहा पार्लियामेंट में हुकूमत की बात मानने जब वोट किया जाएगा, जो बात ना माने ये अपने मुतालबा सामने रखना चाहे, बताते हैं। हम कब कहते हैं कि जनाब आप पार्लियामेंट में ले आए कि आपने डॉक्टरों को के ऊपर जो जुल्म किया है केपीके में? हमने कहा नहीं, अगर उनकी डोमेन है, उनकी रिट है, उनको हुक्मरानी करने दो, मरीजों को तंग ना होने दो। अच्छा, अगर वो आप कह रहे हैं जुल्म भी किया और काम आता है, हम कर रहे हैं, जुल्म देखकर आप खामोश हैं। जी अली साहब, एक तो आप जुल्म भी कर रहे हैं, पर दूसरा मेरा सवाल ये कि ये मामला जुल्म कहां किया भाई, किसके ऊपर क्या जुल्म किया गया है? नहीं, आप फरमा रहे हैं ना, कोई इश्यू नहीं था, आपने जहाज को ग्राउंड कर दिया है। आप वहां पे धमकियां लगाते हैं प्राइम मिनिस्टर को, आप इदारों को धमकियां लगाते हैं। इस तरह से तो इदारे नहीं चलते। जो पैसेंजर्स हैं उसको आप धमकियां लगाते हैं, पैसेंजर्स को एयरपोर्ट नहीं आने देते हैं आप। 3 लोग मारे गए, 4 अगवा किए गए, कौन सी हुकूक की बात? निहाल साहब, 3 लोग मारे गए, 4 लोग अगवा किए गए। कोई अगवा नहीं किया गया था, ये खुद छुप गए थे, किसी ने किसी को अगवा नहीं किया, कोई एविडेंस नहीं है। अगर अगवा किया जाता तो एफआईआर काटी जाती, कोई गिरफ्तारी पे करवाया जाता। और जहां तक मारे जाने का, तो ये तो तहकीकात हो रही है कि देखिए, जब इन्होंने देखा कि इनके हड़ताल नाकाम हो गया है और लोग काम कर रहे हैं और फ्लाइट ऑपरेशन जारी है, तो वो सरपसंद नासिर इसकी इंक्वायरी हो रही है। ठीक है, अली साहब की तरफ हुई है, अली साहब के खून को नाहक नहीं जाने देंगे। जो भी कातिल होगा किस तरफ बिल्कुल निकाला जा रही है। मुस्लिम लीग नून की मैनेजमेंट और उनकी पार्टी किस तरफ इस मामले को लेकर जा रही है? हम बात तो ये कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप केस को पढ़ के आए, इस एहतजाज से बचना चाहिए था, इस एहतजाज से ना बचना, ये इस मामले को हैंडल, आपने भी कहा कि मिस हैंडल किया गया है। निहाल हाशमी साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। देखिए, एक तो देखें, हुकूमती नुमाइंदे हाइपर हो रहे हैं इस चीज पे। हमेशा
آپ ہائپر تب ہوتے ہیں جب آپ کے پاس دلیل نہ ہو. دیکھیں پرائیویٹائزیشن پہ اس کی ہم ابھی فی الحال بات ہی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا میں ایک سوال رکھتا ہوں یہاں پہ, ایک دو باتیں رکھتا ہوں, اس پہ پھر آپ رائے لے لیجئے اپنا نہال صاحب سے. کیا اسٹیک ہولڈر اس میں صرف پی آئی اے کے ملازمین ہیں؟ نہیں, اس میں اسٹیک ہولڈر 20 کروڑ عوام ہے مسعود صاحب. یہ پی آئی اے کسی نے خیرات میں دی تھی؟ نہیں دی تھی ہمیں. اورینٹ ایئر ویز سے جب یہ پی آئی اے میں کنورٹ ہوئی تھی تو یہ ایک آئینی شک ہے, یہ آئین کی ذمہ داری ہے ہم پہ کہ یہ پاکستان کے بچوں کا اثاثہ ہے, اس کو ہم اس طرح اونے پونے نہیں بیچ سکتے. اور ایک اور بات بھی, آج ایک پروگرام میں ڈسکشن ہوئی بڑی مزیدار, ان کے سینیٹر ظفر علی شاہ بات پہ ہمارے ساتھ اس پہ قائل ہو گئے. انہوں نے فرمایا میرے ساتھ, اور وہ قائل ہو گئے کہ جب آپ عوام کے پاس ووٹ لینے جاتے ہو, مینڈیٹ لینے جاتے ہو, تو آپ وہاں پہ مین ایشوز عوام کے سامنے رکھتے ہو کہ میں نے پرائیویٹائزیشن پہ یہ کرنا ہے, میں نے ڈیفنس پہ یہ کرنا ہے, صوبوں کے حقوق پہ میری یہ رائے ہے, بجلی پہ یہ رائے ہے, اور کچھ اور ایشوز پہ میری یہ رائے ہے, امن و امان پہ یہ رائے. اس پہ پھر عوام آپ کو ووٹ کرتی ہے. میاں صاحب نے 2013 کے الیکشن میں جو مختلف ایشوز اٹھائے تھے, اس میں جب پرائیویٹائزیشن پی آئی اے پہ جب پوچھا گیا, انہوں نے فرمایا تھا, مسعود صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں. جی میں سن رہا ہوں بالکل. جی میں بات اس پہ ختم کروں گا. میاں صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کے دور میں پی آئی اے کے ساتھ کیا گیا تھا, انہوں نے اس کی شدید تنقید کی تھی الیکشن سے پہلے. اور میاں صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پی آئی اے کو ریوائو کیا جائے, روزویلٹ ہوٹل بیچ کیا کوئی بھی طریقے سے آپ بیل آؤٹ کر لیں پی آئی اے کو اور اس کو لائن پہ چڑھا دیں. اب دیکھیں 2-3 سوال یہاں پہ اٹھتے ہیں مسعود رضا صاحب. یہ لائن جب حکومت لیتی ہے کہ حکومت کا کام جہاز چلانا یا بزنس کرنا نہیں ہے, تو ٹھیک ہے ہم آپ کی آرگومنٹ لے لیتے ہیں, تو پھر حکومت کا کام بسیں چلانا کب سے ہے؟ دیکھیں اس وقت جو بیل آؤٹ چاہیے پی آئی اے کو وہ ہے 294 ارب روپے. 280 ارب پہ زرداری صاحب چھوڑ گئے, 14 ارب ان کا چڑھ گیا اس پہ قرضہ. اب یہ 500 ارب کا اگر یہ دے سکتے ہیں سیلگویٹ ڈیپتھ میں جس میں 480 ارب کا پتہ ہی کوئی نہیں, تو 294 ارب کی بات ہے. ٹھیک ہے, 174-175 ارب روپے کی اب اورنج لائن بنا رہے لاہور میں, 50-60 ارب کا آپ اسلام آباد میں بنا چکی ہے, 230-35 ارب تو یہ ہو گیا. تو اگر جہاز چلانا کام نہیں ہے تو یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو کیا سبسڈی نہیں دیں گے؟ یہ بھی تو پھر غلط ہے. یہ 230-240 ارب روپے بھی اگر آپ اس میں ابھی تک تو پی آئی اے کو 5 کروڑ روپے تک بیل آؤٹ نہیں کیا گیا. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز مسعود صاحب آپ ان سے یہ بھی پوچھیں, ایک تو یہ بات کہ میاں صاحب الیکشن سے پہلے کی پالیسی اور اب کی پالیسی میں کیوں فرق؟ کیا صرف آئی ایم ایف کے ایک آرڈر پہ ہو گیا سارا؟ اور دوسرا دیکھیں میں ان سے یہ سوال بھی رکھتا ہوں کہ جو پی آئی اے کو ریوائیو کرنے کے لیے ابھی تک 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 اقدامات بتا دیں 2.5 سال میں جو انہوں نے کیے ہیں جو فیل ہو گئے ہوں. میں آج بھی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں نہال ہاشمی صاحب, حکومتی ایوانوں کو کہیں کہ اس پہ پارلیمنٹری سیشن میں ڈیبیٹ کرائیں, ہم اپنے تجاویز کے ساتھ آئیں گے. آئیے ہمارا اثاثہ ہے مل کے چلانے کی کوشش اہم سوالات اٹھائیں, خدا نخواستہ نہ چلے کی طرف جانا ہے, کی طرف بھی آصف آپ سے بھی گفتگو ہوگی, آپ کے بھی یقینی طور پر اس پر جو باتیں ہیں وہ سامنے آئیں گی. اور نہال صاحب ان سوالوں کے جواب چاہوں گا کہ آپ بریک کے بعد ضرور دیں. ایک بریک. بریک سے پہلے بہت سارے سوالات علی محمد خان صاحب نے اٹھائے, اور اگر 2 سوالوں کا میں ذکر کروں تو میرے نزدیک شاید زیادہ اہم ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو وعدے 2013 کے الیکشن سے پہلے کیے اور پی آئی اے کے متعلق جو ان کے دعوے تھے وہ ان سے پیچھے ہٹے ہیں, اور جہازوں کو چلانا اگر حکومت کا کام نہیں ہے تو حکومت یہ بسز چلانے کا ذمہ اپنے سر کیوں لے رہی ہے, اس پر بھی سبسڈی دینے کی بات کیوں کر رہی ہے. اس سے پہلے نہال ہاشمی صاحب کی طرف جاؤں, آصف حسین صاحب آپ بھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے, اتفاق کریں گے آپ علی محمد خان صاحب کی گفتگو سے؟ دیکھیں میں ایک بات ابھی کافی دیر سے سنا تھا, نہال ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے اس کو پڑھا نہیں ہے, آپ لوگوں نے اس کو دیکھا نہیں ہے. میں بالکل بتا دوں, اور یہ انتہائی بدنیتی ہے جو پاکستانی قوم کے سامنے آنا چاہیے. 2 ہوٹل جو امریکہ اور فرانس کے 2 ہوٹل ہیں جس کی مالیت $1500 ملین کی ہے, انہوں نے اپنی بک میں اس کو ڈالا ہے $700 ملین. کراچی میں اے ڈی اے اسکیم میں ان کا ہاسپٹل ہے جس کی مالیت ہے اس وقت 22 سے 23 کروڑ روپے, اس کو انہوں نے ڈالا ہے 2 سے 3 کروڑ روپے. یعنی ایسے جو ہے اس کے سارے پی آئی اے کے, اس کو اتنا کم لا کر شو کیا ہے جو ان کے ڈاکومنٹس میں ہے. سب چیزیں پڑھی گئی ہیں, سب چیزیں دیکھی گئی ہیں.
जो आप IMF के हवाले से, अपने मफादात के हवाले से जो कुछ आप करने जा रहे हैं, अब ये ना पाकिस्तानी अवाम के पीछे में है, ये सब बिल्कुल वाज़े तौर पर है। इतना जरूर है कि देखें, जो कुछ भी PIA में हुआ है वो हुकूमतों में और उनकी मैनेजमेंट के नुकसान से हुआ है। हाँ, वो अहमद मुख्तार का पीपल्स पार्टी का दौर हो या आपका ये 2 साल का दौर हो कि जिसमें 13 जहाजों से 40 जहाज तक आ गए थे। मैनेजमेंट ने साबित किया कि अगर बेहतरी से काम किया जाए तो बेहतरी की तरफ जा सकती है। अचानक आपने अनाउंस कर दिया कि जी हम इसको निजकारी करेंगे, तो जब बेहतरी की तरफ जा रहा था तो निजकारी क्यों? और फिर ये सारे एसेट्स कम करके शो करने का अमल क्यों? ये सारी है वो बदनीयती है जो माजी में मुस्लिम नून ने मंशा के हवाले से उसको पार्टनर बना के नवाज शरीफ साहब ने किया हो या किसी और को पार्टनर बना के किया हो। क्योंकि होता यही है कि ये जब भी आते हैं अपना टारगेट लेकर आते हैं और अपने सैकड़ों मिलियन डॉलर कमाने के लिए ये इदारों को औने पौने बेचते हैं। आज भी यही अमल है कि ये ट्रायल केस है कि PIA का अमल जैसे मुकम्मल होता उसके बाद वापडा फिर रेलवे, ये तसल्सल था। लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया और मैं PIA के लोगों को अप्रिशिएट करूंगा, उन्होंने अपनी जानों का नजराना नहीं, मगर अब तो वो भी कितना दबाव बर्दाश्त करें, वो भी इदारों को आसिफ साहब वो भी कितना दबाव बर्दाश्त करें। आज खवातीन रोती हुई नजर आई कि उनको हिरासत किया जा रहा है। इस बदनीयती के खिलाफ सब खड़े हो जाए। मैं निहाल साहब के सामने सवालात रखूं। निहाल साहब, अली मोहम्मद साहब के सवालात हैं, उनकी तरफ भी आए, मगर शायद जो आसिफ हसनैन साहब ने बात की 2 होटल्स की कि 1500 मिलियन डॉलर उनकी माली है, 700 मिलियन डॉलर में आपने बेचने के लिए तैयार हो गए, तो ये बदनीयती की बात होने लगी है। यही बात कर रहे थे कि अगर आप इसे पार्लियामेंट में ले जाते और डिस्कस कर लेते तो शायद ऐसे इल्जामात ना लगते। अफसोस हो रहा है मुझे, मैं अपने भाई आसिफ हसनैन को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आपको पूरे इल्म ही नहीं है। ये जो आपने बताया रॉजवेल्ट होटल है, ये मैं आपको बता दूं कहां कहां पे जायदाद है। रॉजवेल्ट होटल में है, पेरिस में है, एम्स्टरडम में है, लंदन में है, कराची में है, लाहौर में, इस्लामाबाद में। मगर मेरे भाई जो आप पढ़ के आए हैं वो निजकारी कमीशन ने नहीं किया। जब ये PIA ने अपनी असेसमेंट बनाई थी आज से बहुत साल पहले, उस वक्त की प्राइस लिखी हुई है। जब किसी चीज की दोबारा रिवैम्प होती है, दोबारा रिवैल्यूएशन किया जाता है, तो ये किसी को प्रॉपर्टी की हम नहीं लगाते, समझाएंगे जरा, वो आप नहीं लगाते हैं, वो न्यूयॉर्क और पेरिस जैसे शहरों में प्रॉपर्टी होते हैं, बढ़ रही है, कम हो रही है, फाइनेंशियल। ये आप 25 साल पुरानी बातें बता रहे हैं। 25 साल पुरानी बात बता रहे हैं, क्या होगी जब इसको प्रेजेंट किया जाएगा तो उस वक्त ये चीज नहीं होगी। आज सर मुझे समझा दें मेरे भाई, सर एक मिनट यहाँ पर आज क्या कुछ प्लीज मुझे ये समझा दें। आज हमने क्या साल पहले की है, अगर इन 2 होटल्स की मालिकियत पर मैं इसलिए कह रहा हूँ 1500 मिलियन डॉलर आके 25 साल के बाद इन्हें कितना होना चाहिए? 700 मिलियन डॉलर कर सकते हैं। कौम को गुमराह ऐसी कर देते हैं, सुनी सुनाई बातों में आप लोग बात करते हैं। प्लीज पार्लियामेंटेरियन में आपकी की बात मुजाहरा करें, लोगों को गुमराह ना करें, जो बात करें। निहाल साहब मैं आपकी बात कर रहा हूं, निहाल साहब आपकी बात कर रहा हूं। जितने इल्जाम लगाना चाहते हैं जरूर लगाएं। निहाल साहब हमारी कहीं कमी होगी, कोताही होगी, अब बदनीयती कभी भी ना कहा करे। हमने आपको कभी नहीं कहा कि आपने क्या बदनीयती, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, कभी नहीं कही पाकिस्तान जितना आपका उतना हमारा भी है, PIA को जितने सवाल कर रहा हूं। हम लिहाजों की सियासत नहीं करते। ये जो 2 दिनों में इमरान खान साहब आए इस मुल्क में और उनके लाशों की सियासत की, लूटमार करके आप इदारों को बर्बाद करना चाहते हैं। खुदारा लाशों की नहीं, आपको 2 लोग चले गए, नाम नेहाद लीडर खड़े हो गए। सवाल करना चाह रहा हूँ प्लीज, आपको कोई हमदर्दी नहीं जिनके पैसे लगे। निहाल साहब मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान के 20 करोड़ लोग सफरिंग है। निहाल साहब मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि ये जो दोनों होटल्स हैं, ये 1500 मिलियन डॉलर की जो रकम बताई है आसिफ साहब ने, ये 25 साल पहले की है। पेरिस और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतें कम हुई हैं या ज्यादा हुई हैं? 25 साल बाद इसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए या 700 मिलियन डॉलर पर आ जानी चाहिए? जो बुक में लिखा हुआ है आज की नहीं है, ये पुरानी है। यही तो मैं कह रहा हूं, पूरा पढ़ के आते हैं। आज की ये एक सिर्फ रॉजवेल्ट की बात नहीं है, कहीं बुक में लिखा हुआ है। मौलाना बख्शांडी साहब भी मेरे साथ मौजूद है। मौलाना बख्शांडी साहब थोड़ी लिखी हुई है। और अली मोहम्मद साहब का सवाल आपके सामने रखा है, जब नया आपका बैलेंस शीट बनता है उस वक्त बताया जाता है। ये पुरानी बैलेंस शीट उठा के ले आते हैं, नहीं मालूम कौन लोग इनको गाइड करते हैं, अल्लाह मालूम। मौलाना बख्शांडी साहब भी पूरे पूरे तैयारी के साथ मैं चाहूंगा जरा
मौलाना स्टैंडियो साहब, बहुत शुक्रिया आपका। PIA की निष्कारी पर बात हो रही थी और बात यहां से शुरू हुई थी कि ये हैंडल अगर सही से कर लिया जाता तो शायद फ्लाइट ऑपरेशन नहीं रुकता, सबको एतमाद में ले लिया जाता। पॉलिटिकल पार्टीज भी इख्तलाफ कर रही हैं, PIA मुलाजमीन भी इख्तलाफ कर रही हैं, मगर नून लीग की जानिब से कहा यही गया इस प्रोग्राम में कि धमकी आमिज रवैया है। अभी एक सवाल उठाया आसिफ हसनैन साहब ने कि जो 2 होटल्स का जिक्र किया पेरिस और न्यूयॉर्क के, उनकी मालियत $1500 मिलियन है। नेहाल हाशमी साहब कहते हैं कि वो 25 साल पहले थी, इस वक्त तो $700 मिलियन जो बुक में लिखी है। तो क्या प्रॉपर्टी की कीमतें कम होती हैं, ज्यादा होती हैं? इस पूरे मामले को मशकूक अंदाज से अब देखा जा रहा है, क्यों, क्या वजह क्या है इसके? आप भी इस पर एतराज कर रही हैं। जी चांदियो साहब। मौलाना चांदियो साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? ठीक, चांदियो साहब तक गालिबन आवाज नहीं पहुंच रही। अली मोहम्मद खान साहब, मैं आपका सवाल रखूं निहाल हाशमी साहब के सामने या आप बराह रास्त पूछना चाहेंगे? तो मैं देखिए, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं जी। ये PIA ना मियां नवाज शरीफ साहब का है, ना इमरान खान का है, ना मेरा है, ना आपका, ये हम सबका मिलकर है, ठीक है। ये जब हिस्ट्री की बात है, जब ओरिएंट एयरवेज से PIA बना तो वहां पे ये शिक रखी गई थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इसको हुकूमत पाकिस्तान में अपने कंट्रोल में रखना होगा, ठीक है। इस वक्त देखें, ये जो रोजवेल्ट होटल है, इसके बारे में मियां साहब ने फरमाया था कि इसको बेच के इसका डेप्ट उतार दें, इसका कर्जा उतार। देखें, अब ये आप देखें ना कि मियां साहब, इनकी जमात खुद इसका क्रेडिट भी लेती है कि 19 से 43 जहाज हमने कर दिए हैं। मतलब है कि द थिंग्स आर इंप्रूविंग। अगर इनकी बात हम प्राइमे फेसी ऑन द फेस ऑफ इट ले लें कि अगर इंप्रूव कर रहा है, जिस तरह मैंने भी बात उठाई, आसिफ भाई ने भी उठाई कि भाई अगर इंप्रूव कर रहे हैं तो वाई सेल इट, क्यों फिर इसको बेच रहे हो? एक बात। दूसरी बात यह है कि हुकूमत का काम होता है गवर्न करना। ऐसे हवाई जमात आप में और आपके पार्टी में यही एक चीज रह गया है, कंटेनर पे खड़े होकर के किसी पे भी गाली बक दो, इल्जाम लगा दो। आपने इफ्तिखार चौधरी पे भी इल्जाम लगा दिया था, इलेक्शन कमीशन पे भी लगा दिया था, फखरुद्दीन जी इब्राहिम पे भी लगा दिया था। कुछ छोड़ेंगे कि निहाल हाशमी साहब और अली मोहम्मद साहब, कर लूं अब जरा, मैं पीपल्स पार्टी का शामिल कर लूं। मैं मानूंगा, अगर आप सही कह रहे हैं तो हम आपके बात मानेंगे, तस्लीम करेंगे, सरेखम तस्लीम खम होगा। ऐसे ज़बानी इल्जाम। अली साहब मुझे एक बात बताएं, इस बात में क्या कबाहत है? इस बात में क्या कबाहत है कि कौमी असेंबली में इसको बुला के इस पे डिबेट करा दी जाए? और इस बात में क्या कबाहत है कि मैं और आप, यानी कि हम और आप जरूर कराएंगे, जरूर कराएंगे, दिमाग में लगी हमारी असेंबली, आप करेंगे, पाकिस्तान के पहले ठीक करेंगे हम। अरे भाई जरूर कराएंगे। आप गुफ्तगू कर रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं। दूसरी बात, अली साहब भैया साहब को भी ले, मौलाना स्टैंडियो साहब, बात यहां पर मुसलसल ये हो रही है, मेरे दोनों मेहमान जो है वो अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं हुकूमत की इस पॉलिसी पर, कह रहे हैं कि नीयत साफ नहीं है। आप क्या कहेंगे? राब्ता मुनक़ता हुआ एक बार फिर, और वापस आते हैं अपनी इसी डिस्कशन की तरफ। मेरी ख्वाहिश ये थी कि इसमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जरूर शामिल हो, क्योंकि जो तशद्दुद के वाक़यात हुए वो सिंध में हुए, लोग अगवा वहां से हुए, वहां पर दस्तयाब हुए, तो जरूरी था कि उनसे ही बात हो जाती। जी अली साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, मैंने ये बात की और मैं अप्रिशिएट करता हूं, हाशमी साहब ने मेरी बात को सपोर्ट किया कि बिल्कुल कौमी असेंबली में इस पर डिबेट हो जाए। देखें, मियां साहब और हम सब चाहते हैं ये PIA हमारी जो एक इज्जत है, हमारी देखिए, हमारे पास प्राइड के लिए चीजें बड़ी कम हैं। हमने जो पिछले 60-70 साल में जो बड़ी चीजें की उनमें एक PIA है, ठीक है, आर्जी तौर पे नीचे गई है, लेकिन अभी तो इम्प्रूव हो रही है। असेंबली में लाएंगे, पहले आज मुझे आप डॉक्यूमेंट दिखाएं जिसके बुनियाद पे आज आप गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमत वक्त, देखिए मुझे आप एक चीज बताएं कि आपके बुनियाद पे गुफ्तगू करें, वो लेके तो प्लीज फॉर्म को दिखाएं, वो दिखाएं, प्राइस दिखाएं, वो दिखाएं, प्रोसेस हमने क्या दिखाया वो दिखाएं, हमारी बदनीयती कहां है बताएं ना। आप बताएं वो गठजोड़ जहां पे मियां मंशा नवाज शरीफ साहब के दरमियान है, प्लीज मैं आपको दावत दे रहा हूं, आप बताएं।
اور آپ کو بتائیں وہ بات کی دلیل ہے کہ دعوت میں کچھ کالا ہے. آپ پلیز یہ بات آصف حسین صاحب نے کہی. آصف حسین صاحب نے یہ بات کہی تھی. آصف حسین صاحب پلیز دکھائیں نا. آصف حسین صاحب کہاں سے آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ ہماری آپ جذباتی کیوں رہے ہیں؟ سر مجھے اس کا جواب دیں. کیا دلیل کی کمی پڑ گئی ہے؟ پاکستان کی اچھا لے لیجیے دلیل لے لیجیے کم پڑ گئی ہے. جو بات آپ کی فکر لے لیجیے. آصف حسین صاحب جدہ میں اور دیگر جگہوں میں پھنسے پڑے ہیں, جو لاہور میں, پشاور میں, میں آپ کو بتاؤں کراچی میں, جب یہ بات کر رہے ہیں کہ بدنیتی کہاں پر ہے, تو بدنیتی تو بالکل صاف ظاہر ہے کہ جب آپ الیکشن نہیں جیتے تھے آپ کہتے تھے کہ ہم آنے کے بعد اس کو صحیح کریں گے, اس کی مینجمنٹ کو صحیح کریں گے. آنے کے بعد پہلے یہ بات کلیئر کر دیجیے. پہلے یہ بات کلیئر کر دیجیے. دوسری بات یہ آپ نے جو بات کہی کیا وہ الزام ہے یا کوئی لکھا ہوا ہے؟ رضا میری بات کو مکمل ہونے دیں. دوسری بات یہ کہ جب آپ اس کا بل لے کر آئے اور پوری اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی تو آپ نے جلد بازی میں اس بل کو پاس کرایا, کوئی مذاکرات نہیں کیے اپوزیشن کی کسی بھی جماعت سے. تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو یہ کرانا ہی تھا تو آپ اس مینجمنٹ کے ساتھ وہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی حل نکالتے. آپ نے راتوں رات لازمی آصف صاحب یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں. قانون نافذ کیا. اب یہاں پر بیٹھ کر ہم نون لیگ پر اور ان کی مدد پر ہوگی. اور تیسری یہ کہ جب آپ اپنے شو کر رہے ہیں مسلسل ہو رہی ہے کے بعد جو الزامات چاہے وہ علی محمد خان صاحب کی طرف سے آئے ہوں یا آصف حسین صاحب کی طرف سے آئے ہوں, نہال ہاشمی صاحب انہیں چیلنج کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہاں سے یہ فگرز لے کر آئے ہیں, کیوں بدنام کر رہے ہیں, کیوں الزام لگا رہے ہیں. جواب دیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے پہلے بات ہوئی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت پہ الزام لگائے جا رہے ہیں. آصف حسین صاحب آپ نے ایک فگر کوٹ کیا تھا, نہال ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ جو آپ نے اعداد و شمار پیش کیے وہ درست نہیں ہے. کہاں سے یہ اعداد و شمار آئے, آپ انہیں جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ آصف صاحب میں آپ کو نہیں سن پا رہا. آصف صاحب آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. میں کہوں گا کہ دوبارہ سے آپ کو آپ کی لائن میں کوئی پرابلم ہے. اگر آپ موبائل فون پر ہیں تو کسی ایسی جگہ آ جائیں جہاں پر سگنلز آپ کو بہتر مل سکیں. جی علی محمد صاحب نے بھی ایک سوال اٹھایا تھا. نہال ہاشمی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ سے میں بات کروں تو آپ مجھے کاؤنٹر کوشچن کا موقع ضرور دیں, بات سنیں ضرور اور سوال کرنے کا موقع مجھے ضرور دیں. پہلے ایسا نہیں ہو رہا تھا. جہاز چلانا اگر حکومت کا کام نہیں ہے تو علی محمد صاحب نے سوال اٹھایا کہ آپ میٹرو بسز چلا رہے ہیں, یہ حکومت کا کام کیوں ہے, سمجھا سکیں گے؟ اور میاں صاحب کی بات بھی دیکھیے, جہاز اور میٹرو بس میں زمین آسمان کا فرق ہے. پوری دنیا میں ماس ٹرانزٹ کی آصف حسین صاحب بھی کرتے ہیں اور میرے دوست علی محمد بھی کرتے ہیں. ماس ٹرانزٹ اگر آپ کامن لوگوں کو, جس میں روزانہ 1.5-2 لاکھ لوگ سفر کر رہے ہوں, آپ کے وقت بچ رہا ہو, آپ کے ملک میں پیٹرول بچ رہا ہو, لوگوں کا ٹائم بچ رہا ہو, لوگ ٹائم سے اپنے جگہوں پہ پہنچ رہے ہو, تو یہ منصوبہ جو ہے بیسیکلی ماس ٹرانزٹ ہے جس کو شہروں کو ایک دوسرے سے جوڑنا ہے, وقت کو بچانا ہے, ٹائملی ڈیلیورنس کرنا ہے, ٹائملی منزل مقصود تک پہنچانا ہے, ٹریفک کے نظام کو بہتر کرنا ہے. یہ تمام مقاصد ایئر لائن سے ہی پورے نہیں ہوتے. اگر غریب لوگوں کے مد میں, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, غریب لوگوں کے مد میں اگر کچھ پیسے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. تو سر یہ غریب امیر کی کیا بات ہے, جہاز میں پاکستانی سفر کرتے ہیں, پوری دنیا کے لوگ میٹرو بس لگائیں, کل پرائیویٹ سیکٹر آئے گی اور بے شمار میٹرو بس یہاں پہ لگے گی. بات یہ ہے پرائیویٹ جو چیزیں پرائیویٹ سیکٹر کو چلانی چاہیے, آپ کا دعویٰ ہے کہ ایئر لائن پرائیویٹ سیکٹر کو چلانا چاہیے. 12 سے 14 اگر جہاز پرائیویٹ سیکٹر کو چلانا چاہیے تو میٹرو حکومت کو چلانا چاہیے. بنایا تھا, پھر یلو بھی آ گیا, پھر بیکرلو بھی آ گیا, پھر صاحب آپ سوال کا جواب نہیں دے رہے. سوال یہ ہے کہ اگر جہاز حکومت کو نہیں چلانا چاہیے تو میٹرو حکومت کو کیوں چلانا چاہیے؟ اس لیے کہ انسینٹیو دیا جاتا ہے. دیکھیے پی آئی اے بھی چل رہی ہے تو ایئر بلو بھی چل رہی ہے, تو شاہین بھی چل رہی ہے, تو بھوجا بھی چل رہی ہے, تو ایئر انڈس بھی چل رہا ہے. ایک کمپٹیشن کا ہوتا ہے جس سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے, جس سے ریونیو زیادہ جنریٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ جیسے میں نے کہا نا, برٹش وہ بعد میں اپنے شیئرز کو
गवर्नमेंट विड्रॉ करती है और मैक्सिमम शेयर्स मार्केट में देती है स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ, वो आगे और फिर मैं एक और बात करना चाहता हूं कि आसिफ भाई भी माशाल्लाह अमीर पार्टी है, वो आके अगर हम सस्ते में बेच रहे किसी को तो ओपन बिट है, आके वो खरीद ले, केपीके की गवर्नमेंट खरीद ले पीआईए को, किसने रोका है? हमने तो स्टील की भी ऑफर दी हुई है पाकिस्तान स्टील की गवर्नमेंट को, कहा है आप खरीद ले ओपन बिड। पहले तो चाहूंगा कि जो फिगर्स आपने कोट किए थे। दादा मुझे सिर्फ ये बता दें कि माजी में इन्होंने जो मंशा को बेचा, क्या वो ओपन बिड पर बेचा, महंगे दाम बेचा? नहीं बेचा। माजी में जितनी भी निजकारी मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह महंगे दाम बेचा, आज को बेचा, अलाइड बैंक और एमसीबी की जो टैक्स के मध्य पैसे आ रहे हैं वो हमारे बाहर जा रहे थे। जब मेरे जैसे लोग या कोई और गरीब खरीद सकता है, कोई दोस्त ओपन है ना, आप क्या कह रहे हैं मेरे भाई? किसने रोका है आपको? आप सवाल तो ये नहीं है कि आप समझते हैं कि हम सस्ता बेच रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सेनेटरशिप और दे और आपकी सेनेटरशिप बची रहे, हम दुआ गो हैं। लेकिन आप गरीबों को जिनका कत्ल हुआ है, जिनको गोलियां चली हैं, जो इदारे के मुस्तकबिल और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़े, कम से कम आज तो जायज रख के खड़े हैं। आज भी नवाज शरीफ के लिए अगर खड़े रहेंगे और सरमायादारों के लिए खड़े रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि आप गरीबों को मुकाबला चल रहा है बस, कोई सरमायादारों के लिए, मेरे और आप जैसे लोगों के लिए भाई। जी जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हम रिप्रेजेंट गरीबों को ही करते हैं, इससे हमें फख्र है कि हम करते हैं। अली साहब इसके लिए ऑरेंज ट्रेन में और मेट्रो में अमीर आदमी नहीं बैठता भाई, ऑरेंज ट्रेन में और बस चलाना गरीब आदमी बैठता, इसलिए जायज है कि वो मास ट्रांजिट है और जहाज। आपके सवाल का जवाब आ गया, पेशावर लोग पहुंचते हैं तेज रफ्तारी से। अली साहब आपके सवाल का जवाब आ गया के जाते हैं। जी जी, 28,000 के टिकट बनाकर एयर ब्लू लेता है आसिफ और साहब आप कोई एक्शन नहीं लेते। आसिफ साहब जरा पूछते हैं अली साहब से। जी अली साहब आपके सवाल का जवाब आ गया, मुतमईन है आपने एक्शन नहीं लिया? एक मिनट देखिए, कारोबार कर रहे हैं वो आप सफर करें यार, आप एक मिनट आसिफ साहब सुन लें, निहाल साहब। जी अली साहब आपके सवाल का जवाब आ गया, मुतमईन है आप? नहीं, मेरे सवाल का जवाब इसलिए नहीं आया कि देखें जब फर्क इसमें क्या है, क्या पीआईए में गरीब नहीं जाता, दुनिया जहां का मजदूर में जाता है। ये जो आपका गल्फ में लाखों लोग जाते हैं जो करोड़ों रुपए का आपको, अरबों रुपए का आपको जरा मुबादला बेचते हैं, उसी पीआईए पे जाते हैं। अमीर आदमी तो पीआईए पे जाता ही नहीं है, वो तो एमिरेट्स और कैथे पैसिफिक से नीचे की बात नहीं करता। ये तो गरीब आदमी की सवारी है पीआईए पे बना रहे कि नहीं बना रहे। मुझे आप आज एक बात बताएं, हाशमी साहब इस तरह ना करें। हाशमी साहब आपने प्रोग्राम का कबाड़ा कर दिया, आप बोलने दे रहे हैं। मेरे भाई मेरी बात सुन लें फिर जवाब दें, जज्बाती ना हो। जब दलील है तो दलील से जवाब दें। देखिए जज्बाती वो आदमी होता है जिसके पास दलील नहीं आता। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? आप जल्दी ना करें, मेट्रो बस और मेरे भाई मेरी बात होना था नहीं होना चाहिए, बता दे। मास ट्रांजिट होना चाहिए। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, शोर करके प्रोग्राम का टाइम निकाल रहे हैं। देखें नहीं, मेरे पास मुझे जवाब है कि आप मेट्रो बस खुद तो बना रहे और हमें नकल कर रहे हैं। मैं यहाँ पर एक मिनट, बिल्कुल मेट्रो बस बना रहे हैं आप और मेट्रो बस बनाए, आप पूरे मुल्क में जाल बिछा दें, कोई मुजायका नहीं है। यहाँ पर सवाल है 18,000 लोग काम करते हैं, उन 18,000 लोगों को अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं पता, आप उनको इत्मीनान नहीं दिला सके। बात मेट्रो बस चलाने की नहीं है, बात अगर मेट्रो बस और जहाज का कंपैरिजन हुआ है तो सिर्फ इसलिए हुआ है कि आपका कहना यह है कि हुकूमत इसलिए नहीं है कि वो जहाज चलाए, तो इसके काउंटर में उन्होंने कहा आप भी चला। अगला प्रोग्राम जब आए तो लेकर के पूरे फैक्ट एंड फिगर्स आए, पूरी आपको चाहिए और एक आखिरी बात लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। जी आप बताएं कौन सा सेक्शन फिगर चाहिए? आप मुझे सवाल नहीं करने दे रहे, दूसरों को बात नहीं। अली साहब, जिस हुकूमत की एबिलिटी ना हो, जिस हुकूमत की कैपेसिटी ना हो, जिस हुकूमत का विजन ना हो, वो हुकूमत अगर ये कहे कि पैसे लेके वो पेपर लेकर बैठे हैं और प्लानिंग लेके बैठे हैं, आपके तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता कि आपने चीजें बेचनी थी, किस तरह बेचनी थी। रातों रात आपने मुश्किल से विजन दूर दूर तक नहीं है और आप कहते हैं कि जी जो है वो सुन लें। जी अली साहब, हमारी विजन बहुत क्लियर है, हमें विजन था तो हम सीपैक और मेरी बात सुन लो। 70 किलोमीटर कराची हैदराबाद बन गया था भाई, कभी आए सफर करें चाय दे दो। जी अली साहब,
हाशमी साहब को कोई चाय दे दो आपको ताकि ले मैं बात चलूंगा कर मैं लूं। मेट्रो मोटरवे पे। देखें अब हाशमी और साहब यार बात तो साहब मेरी को तो सुन ले वैसे ही सर। नवाज शरीफ ने जो गोली दी हुई है बस उसको दौड़ना ही है डाल के गले आसिफ में। साहब, आसिफ साहब, निहाल साहब प्लीज। जी। जी अली साहब, मैं सिर्फ ये पूछो पेशावर में मेट्रो बनाओगे कि नहीं? देखें, पेशावर में मेट्रो बनेगा? मेट्रो बनाना मसला नहीं है, मेट्रो बनाना मसला नहीं है, 10 और बना लीजिए, दूसरे मसाइल भी हल कर लीजिए ना। हाशमी साहब आप किसी को बोलने नहीं दे रहे, मुझे ले रहे हैं। नवाज साहब निहाल साहब प्लीज, पेशावर में मेट्रो बस बनाया जाए। जी जी आप जी अली साहब। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ ने इलेक्शन से पहले कहा कि पीआईए को बहाल करेंगे। 2-2.5 साल में मुझे 10 नहीं 3 स्टेप बता दें जो आपने लिए हो पीआईए को बहाल करने के लिए। जल्दी जल्दी इसमें बोलो, आप बोलने ही नहीं दे रहे आजमी साहब। मुझे 3 स्टेप बता दें जो आपने लिए हो, हमारे साथ शेयर कर लें पीआईए की बहाली के 3 स्टेप बता दें। ठीक अब है, बताएं। ठीक है जी निहाल साहब। पटना तलाश किया, नए रूट तलाश किए, नहीं मिला, सैलरी का नहीं मिला। पैकेज बेहतर किया। गलत किया तुम इनसे कोई नहीं बेहतर किया। अपने जैसे तीन आदमी एक्टर साहब बता किए देते बगैर हैं। जर्मन को ये तो आपको पाकिस्तान तीन आते ही एक्टर नहीं है। बताते हैं, जुबैर, जहाज बढ़ाया, रशीद, परवेज रशीद और मुजाहिदुल्लाह, ये 3 हमारी इसके चारों एक्सपर्ट हैं जो डिमांड गवर्नमेंट को अगर बेहतर चलाने में हो रहा है नवाज तो शरीफ फिर की मदद बेच कर क्यों रहे रहे हैं। हैं मेरे भाई? निहाल साहब सवाल है। चौधरी गुजरात की तरफ से ख्याल है कि ये भी पीछे यही तो आप लोगों को हुक्मरान खानदान वाले ले रहे हैं। अगर बेहतरी के इक़दाम किए और उससे बेहतरी हुई तो बेच क्यों रहे हैं? आप ले लेना भाईजान, पीछे आपको कोई और किसने ले रहा है? रोका? रजा बाकी 2 लोग साल ज्यादा भीड़ इनको 2 साल और चला रही है, मुल्क बेच देंगे ये। मुल्क बराए फरोख्त लगा देंगे अगर 2 साल और कंटिन्यू इनको कर दिया। ये तैयारी से है। अच्छा देखिए और तैयारी से बोले ले ले, आजमी साहब एक बात सुन लें। जेपीके की गवर्नमेंट खरीद ले। आसमी साहब एक बात सुन ले, मुझे पता है कि आपके लीडर मुल्क में कारोबार करने आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये बेचने नहीं देंगे। ये हमारे बच्चों का असासा है सर, ये हमारा फख्र है, इसको नहीं बेचने देंगे। ये सुनो, आप केपीके की गवर्नमेंट को बोले भी कुर्बानी देनी पड़े, चाहे धरना देने पड़े, चाहे जुलूस निकालने पड़े, चाहे बेचने भी नहीं देंगे और गिरबान भी घर के आगे बैठ के जुलूस निकालने पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, हम पीआईए को नहीं बेचने देंगे। ये जाएंगे, धरने ये कारोबार नहीं करने देंगे, आगे आए, पाकिस्तान को आगे ये लेके कारोबार जाएं। नहीं करने देंगे। के आजमी खिलाफ साहब आप हैं, हर चीज के खिलाफ हमें आप पता है हैं, पाकिस्तान का मोटरवे के बेचना खिलाफ है, आप आपका हैं, एजेंडा मेट्रो बस के पाकिस्तान खिलाफ को आप बेचना हैं, है, कॉलेज के खिलाफ यहूदियों आप के हैं, हाथ। स्कूल के खिलाफ आप निहाल हैं, साहब, सड़क के निहाल खिलाफ साहब, एक आप सवाल हैं। करूं आप? ज़राअत में अगर हम किसानों को मुआवजा देते हैं, उनको निहाल साहब एक सवाल करूं? के खिलाफ निहाल साहब एक सवाल करूं? है किसके हक में? निहाल साहब एक सवाल करूं, आपके किसी भी काम में सवाल ऑपोजिशन क्यों करते आपके हैं? सामने वो इस तरह से आदमी क्यों को खड़ी नहीं- हो रही है कि हर चीज में शदीद तरीन इख्तिलाफात हैं, आप बात नहीं कर पाते, आप उन्हें कन्विंस नहीं कर पाते, या ऑपोजिशन जो है वो हटदर्मी का मुजाहरा करती है? मसला क्या है? अपोजिशन का काम यही है, कर रहे हैं जो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, मगर मगर ये तो कौमी मामला है ना, डॉक्यूमेंटेशन के साथ करें, दलाइल के साथ करें, लाशों पे जाके सियासत ना करें। अच्छा क्या नवाज शरीफ साहब ने रेलवे की बहाली का वादा नहीं किया था? बहाली में और प्राइवेटाइजेशन में फर्क है, जवाब दीजिए मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह किया तो रेलवे को बहाल कर दिया हमने। सर मैं जहाज की बात कर रहा हूं, पीआईए की बात कर रहा हूं। पीआईए की बहाल हमने कर दिया, इससे ज्यादा क्या बहाल होगी कि हमने उस बेड़े में 40 तक पहुंचा दिया, उसकी सैलरी पैकेज को बेहतर कर दी, नए रूट तलाश कर दिए, खुश हो जाएं। रिवैम्प किया हमने उसको, फिर बेच दुनिया क्यों को नहीं? बताया कि खुश हो पीआईए वन जाएं। ऑफ द फाइनेस्ट एयरलाइन है। फिर बेच क्यों रहे अगर बहाल कर दी तो? ये तो और भी अफसोस की बात है कि बहाल करके बेच रहे हैं। किसने कहा कि हम बेच रहे हैं? ये तो आप लोग शोर मचा रहे हैं, बेच रहे हैं भाई, पूरा पढ़ के तो और निहाल आशिफ साहब, इसाक डार साहब क्या कह रहे हैं, वजीर आजम साहब क्या कह रहे हैं, अच्छा लगेगा, परवेज रशीद साहब क्या कह रहे हैं, और ये मोहम्मद जुबैर साहब क्या कर रहे हैं? अगर प्राइवेटाइज आप नहीं कर रहे तो शोर होगा, हो रहा है लाश धरना। बहरहाल निहाल आशिफ साहब कह रहे हैं कि अभी प्राइवेटाइजेशन का वक्त ही नहीं आया। सवाल यह है कि अगर प्राइवेटाइजेशन का वक्त नहीं आया तो मोहम्मद जुबैर साहब क्या कर रहे हैं, जो प्राइवेटाइजेशन के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, उसके वजारत भी उनके पास है, और वो इस मामले को क्यों देख रहे हैं? प्राइवेटाइज कर रहे हैं ना, माने प्राइवेटाइज कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, उस मामले पर भी आए कि किस वजह से जल्दबाजी में कर रहे हैं। कौम को एतमाद मिले और खुदारा जो लोग इसमें काम करते हैं उनके मुस्तकबिल को जरूर मद्देनजर रखें, नुकसान किसी का नहीं, उनका होना में काम कर रहे हैं, और अगर उनका माशी कत्ल होता है तो फिर इसके असरात उनकी नस्लों, उनके बच्चों तक जाते हैं। इसका खुदारा ख्याल कर लीजिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपने मेहमानों से इजाजत चाहूंगा, उनका शुक्रिया अदा करूंगा।
اللہ حافظ.